नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। हाल ही में गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हुआ है। इस सत्र में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मसले आए, लेकिन इनमें से एक बेहद गंभीर मसला जो सामने आया वो ये कि एक विधायक ने विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया को एक बयान दिया कि राज्य की चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में चल रही सरकार को गिराने के लिए 500 करोड़ रुपए से साजिश रची जा रही है। बहुत गंभीर आरोप है। ये आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि बाकायदा एक विधायक ने, उमेश कुमार जिनका नाम है, निर्दलीय विधायक हैं खानपुर से, उन्होंने बाकायदा मीडिया को विधानसभा के गलियारों में ये बयान दिया कि 500 करोड़ से साजिश रची जा रही है धामी सरकार को गिराने की। आमतौर पर आप ऐसा सोचते नहीं होंगे, हम भी ऐसा सोचते नहीं हैं, ऐसा आभास भी नहीं होता है कि कोई सरकार गिराने की कोशिश हो रही हो और इतने बड़े पैमाने पर जिसमें 500 करोड़ रुपए लगाने की बात हो रही हो। आप और हमारे लिए थोड़ा सा ये सोच से बाहर की बात है, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि उसमें ऐसा होता रहता है। इस बयान ने पर्दे के पीछे राजनीति में क्या कुछ होता है इसकी भी पोल पट्टी खोल दी। यह भी बता दिया कि पर्दे के पीछे ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे होते हैं जिनकी हम शायद उम्मीद भी सपने में भी नहीं कर रहे होते हैं। राजनीति शायद इसी का नाम होती है। सबसे पहले चलिए आपको उमेश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उमेश कुमार ने कहा कि किस तरीके से 500 करोड़ रुपए से साजिश रची जा रही थी। हो सकता है इस बयान को सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि न सिर्फ 500 करोड़ से साजिश रची जा रही है, बल्कि गुप्ता बंधुओं का वर्चस्व इस राज्य में कितना बड़ा है, कितने बड़े पैमाने पर वो उनका रसूख फैल चुका है कि हर ओर गुप्ता बंधु अपने जाल फैला चुके हैं। ये बयान आप सुनने के बाद समझ जाएंगे कि उमेश कुमार से भी शायद इस संबंध में संपर्क किया गया होगा, उनसे कोशिश की गई होगी कि वो सरकार गिराने में मदद करे। लेकिन उमेश कुमार ने क्या कुछ कहा है कि उनको सरकार गिराने के लिए जब अप्रोच किया गया तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या रहा होगा, ये सारी चीजें आप इस बयान में सुन लेंगे। जरा सुनिए पहले। हेरिटेज एविएशन कंपनी, जिससे कई माननीय यात्रा करते हैं, कुछ फ्री में भी करते हैं, कुछ पैसे दे के भी करते हैं। मैंने भी यात्रा की है, लेकिन मेरी सारी यात्राएं पेड हैं, चेक से पेमेंट्स हैं। वो कंपनी आज जनपद के हर जिले में काम कर रही है। स्टेट का सहस्त्रधारा हेलीपैड पूर्णतः उन्होंने कैप्चर कर लिया है। उनकी कार्ट, उनका सिस्टम, उनका ऑफिस, उनका सब कुछ वहां पर कार्यरत है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा कंपनियों में लाकर उत्तराखंड में काम किया जा रहा है, इन गुनाहगारों की पनाहगार उत्तराखंड को नहीं होना चाहिए। इन लोगों को पनाह नहीं देनी चाहिए। इन लोगों को नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। इनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। सुना आपने उमेश कुमार का यह बयान सुनकर यह साफ समझ में आता है कि उनसे संपर्क किया गया, 500 करोड़ रुपए खर्च करने तक की बात कही गई और कहा गया कि सरकार गिराने के लिए हम 500 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ये एक बेहद गंभीर बयान है, विधानसभा के गलियारों में दिया गया एक बेहद गंभीर बयान है। जहां तक बात बदला लेने की है तो उसको भी आपको थोड़ा हम समझाते हैं कि आखिर किससे कौन बदला लेने की कोशिश कर रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बयान से कुछ चीज़ें बहुत साफ समझ में आती हैं, कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि बदला लेने की बात क्यों हो रही है। दरअसल गुप्ता बंधुओं जिनका जिक्र आ रहा है इस पूरी साजिश के पीछे, हाल ही में गुप्ता बंधुओं को जेल भेजा गया। देहरादून में वो अरेस्ट हुए। जो यहाँ के जाने माने बिल्डर रहे साहनी बिल्डर्स की जो उनकी हत्या हुई, उसके लिए प्रवोक करने के आरोप में वो जेल गए गुप्ता बंधु। अब ये
सोचना भी थोड़ा मुश्किल था कि उत्तराखंड में गुप्ता बंधुओं को जेल हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ और वो काफ़ी दिनों तक जेल में रहे और धामी सरकार में ये सब कुछ हुआ। अब शायद बात यहां पर धामी सरकार से बदला लेने की हो रही है और शायद यही वजह है कि गुप्ता बंधु कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, सरकार गिराएंगे। ये एक बात एक तरफ है। अब इस बयान के बाद कुछ और सवाल खड़े होते हैं। वो क्या सवाल है? सवाल है कि क्या गुप्ता बंधु ये साजिश सिर्फ अपने बलबूते रच रहे थे? क्या गुप्ता बंधु ये पूरी साजिश अपने लिए ही रच रहे थे? सवाल ये है कि क्या कोई राजनीतिक शख्सियत या कोई राजनीतिक लॉबी, पॉलिटिकल लॉबी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुप्ता बंधुओं के पीछे काम कर रही हो? सामने गुप्ता बंधु हो और पर्दे के पीछे कोई खिलाड़ी और है, षड्यंत्रकर्ता और है जो सरकार को गिराने के लिए लगा हो। यह बात पूछी जा सकती है, ये एक सहज सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि ऐसा आमतौर पर होता रहा है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि गुप्ता बंधु अगर सरकार गिरा देंगे तो गुप्ता बंधुओं में से तो कोई सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है, न गुप्ता बंधुओं की सरकार बनने जा रही है। आखिर अगर धामी सरकार गिर जाती तो मुख्यमंत्री कौन होता? ये भी सवाल है कि वो लॉबी कहीं ऐसा तो नहीं कि गुप्ता बंधुओं के पीछे उनको प्रोवोक कर रही हो, उनको ट्रिगर कर रही हो और उनको ये कर रही हो, कह रही हो कि तुम बदला लो, पीछे पीछे हम हैं। और जैसे ही मौका मिलता वो लॉबी इस राज्य में सक्रिय होती और कहीं मुख्यमंत्री की रेस में वो नाम फिर से आ जाता। ये सवाल सहज हैं। हमें लगता है कि ये सवाल आपको भी मन में, आपके भी मन में आ रहे होंगे। ये सवाल इसलिए भी पूछे जाएंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरा कर रहे थे, उस वक्त अगर आपको याद हो तो बार बार ये खबरें तैरने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धामी मुख्यमंत्री पद से हटाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धामी सरकार गिरने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़ा बदलाव शीर्ष नेतृत्व में होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली दरबार का मन धामी सरकार से उठ गया है। हालांकि हमने उसका भी एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि फिलहाल धामी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। अगर आपने वो वीडियो न देखा हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। सवाल पर फिर लौटते हैं कि क्या गुप्ता बंधुओं ने यह साजिश सिर्फ अपने बलबूते रची थी? अब कुछ गुप्ता बंधुओं की पुरानी हरकतें और उनकी पुरानी एक्टिविटीज को याद करिए। लौटिए पिछली सरकार में। गुप्ता बंधुओं को पलक पावड़े बिछाकर उनका खैर मकदम इस राज्य में किस तरीके से किया गया था। धामी सरकार से ठीक पहले राज्य में जब त्रिवेंद्र सरकार हुआ करती थी तो साल 2017 की याद आपको दिलाते हैं। मार्च 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार इस राज्य में बनी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून आते आते इन्हीं गुप्ता बंधुओं को राज्य में जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। बाकायदा शासन ने इस संबंध में लेटर जारी किया। वो लेटर हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से शासन ने एक लेटर जारी किया और बाकायदा जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की संस्तुति की। आपको एक बात और याद दिलाएं कि उस वक्त जब आला अधिकारियों से पूछा गया कि आखिर साउथ अफ्रीका के भगौड़े गुप्ता बंधुओं को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की वजह क्या है, तो उस समय एक बड़े अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से संस्तुति आई है और इस पूरी श्रेणी की जो सुरक्षा है उसका जो उस पर खर्च आएगा वो गुप्ता बंधु वहन करेंगे, लेकिन उनको सुरक्षा देने की संस्तुति ऊपर से आई है। अब ये सवाल जब पूछा गया उसके बाद जो जवाब आया वो सभी को हैरान करने वाला था, क्योंकि गुप्ता बंधुओं को लेकर जिस तरीके से त्रिवेंद्र सरकार ने रेड कारपेट बिछाया था, उनका वेलकम किया था, और उस वक्त वेलकम किया था जब वो साउथ अफ्रीका से भागकर कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। उस वक्त वेलकम किया गया था जब बड़े बड़े देश इस दुनिया के, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश मना कर रहे थे गुप्ता बंधुओं को अपने आने से, साफ तौर पर नो एंट्री हो गई थी। उस वक्त उत्तराखंड में उनको शरण दी गई,
उनको रेड कारपेट बिछाकर बुलाया गया। न सिर्फ बुलाया गया बल्कि इसके कुछ दिनों बाद अगर आपको याद हो तो औली की भी चर्चा कर लीजिए। औली में बाकायदा गुप्ता बंधुओं के परिवार की एक शादी का आयोजन भी किया गया और खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सवाल उनसे पूछे गए, मीडिया ने पूछा कि औली इतना सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ पर इतनी बड़ी गैदरिंग शादी की अनुमति दी जा रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, भारी भीड़ आ रही है और बहुत सारा तामझाम हो रहा है, आखिर इतने इको सेंसिटिव जोन में आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ को परमिट कैसे कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा मिलेगा। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिस इको सेंसिटिव जोन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश सरकार को करनी चाहिए थी, वो सरकार गुप्ता बंधुओं के लिए उस इको सेंसिटिव जोन में डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार थी। जो तमाम पर्यावरणीय नियम थे उनको औली की ढलानों से नीचे फेंक दिया गया था और सरकार दोनों बाहें फैलाकर इंतजार कर रही थी कि गुप्ता बंधु आप कब आएंगे, आइए, औली आपका इंतजार कर रहा है, शादी यहाँ पर अपने परिवार के लोगों की आप अरेंज करिए। अगर आपको याद हो, इस शादी के बाद तकरीबन 3-4 हज़ार किलो के करीब एक कचड़े का ढेर पैदा हुआ जो औली में गुप्ता बंधु छोड़ गए थे। जब इस पर सवाल उठे, मीडिया में तमाम खबरें छपी, उसके बाद आखिरकार सरकार थोड़ा सा जागी और सरकार ने कुछ लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया कि भाई गुप्ता बंधुओं, आपने 3-4 हज़ार किलो यहाँ पर कचड़ा छोड़ दिया है, इसके लिए आपको कुछ लाख रुपए का जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बताने के पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि आपको ये याद दिलाया जाए कि किस तरीके से उत्तराखंड में एक राजनीतिक लॉबी बड़े पैमाने पर गुप्ता बंधुओं के लिए रेड कारपेट बिछाती रही है। रेड कारपेट बिछाने की बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको कभी भी, गुप्ता बंधुओं को कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो साउथ अफ्रीका से भगौड़े हैं और असुरक्षित हैं, लिहाजा उनको बचकर रहना होगा, बल्कि उत्तराखंड में उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। मतलब आप सोचिए कि जिन्हें असुरक्षित महसूस करना चाहिए था वो जेड श्रेणी की सुरक्षा में खुद को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे थे और टैक्स पेयर के पैसे पर जो सुरक्षा दी जाती है उस सुरक्षा को, हालांकि पैसा उन्होंने वहन किया था, लेकिन बावजूद इसके ये बहुत गंभीर है कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी। इसके बाद अब सवाल फिर से लौटिए जिस पर हम बार बार आ रहे हैं कि क्या गुप्ता बंधु अपने लिए इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे? क्या गुप्ता बंधुओं के पीछे कोई राजनीतिक लॉबी सक्रिय है? क्या गुप्ता बंधुओं ने किसी के कहने पर इस साजिश को रचने का इरादा किया था? और उमेश कुमार जब ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ की बात कही गई है, तो उनसे संपर्क जब किया गया था, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये इस बात की गारंटी भी नहीं है कि धामी सरकार को गिराने के लिए गुप्ता बंधु इसके बाद कोई कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है इस बार बजट थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 500 से 700 करोड़ कर दिया जाए, लेकिन कोशिश नहीं होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? फिलहाल उत्तराखंड में जिस तरीके की राजनीतिक स्थितियां हैं और पर्दे के पीछे जिस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। सवाल ये है कि इस नवोदित राज्य के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगला दशक इस राज्य का होगा, उस राज्य में इस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता फैलाने की कोशिशें, पर्दे के पीछे इस तरीके की राजनीतिक साजिशें, ये कितनी गंभीर हैं और ये कितनी खतरनाक हैं इस राज्य के लिए। अगर हम इस तरीके की अस्थिरता फैलाने की बात सोच भी रहे हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकता है इस राज्य के लिए। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।